स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस। हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में होम्योस्टेसिस। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, i.e. homeostasis. They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals, मतलब ऑक्सीजन, like oxygen, carbon dioxide, nitrogenous material etc. पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल दिखाते हैं और अपने अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इस सलाहियत को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और पानी और दूसरे कीमियाई मादों, मतलब ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मादा हो गया वगैरह, की होम्योस्टेसिस के लिए पौधे मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। उसके बाद हमें जो दी गई होती है 11.1.1 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पौधों में से फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना। इन डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। दिन के वक्त सेलुलर रिस्पायरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है एट नाइट टाइम, और इस तरह ये फालतू या बेकार मादा नहीं होती। और रात के वक्त क्या होता है, इट इज सल्फर because there is no utilization of carbon dioxide, it is removed from the tissue cell by diffusion in leaves and young stems. Carbon dioxide is escaped out through stomata. रात के वक्त ये फालतू होती है क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। टिश्यूज के सेल इसे नफूस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं यंग रूट्स में, और यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट्स हेयर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो नई जड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सतह ख़ास तौर पर रूट हेयर से बाहर कर दी जाती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cell remove the extra amount of oxygen through stomata. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ दिन के वक्त बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेने के बाद मेसोफिल सेल इसकी फालतू मिकदार स्टोमेटा के ज़रिए खारिज कर देता है, निकाल देता है। उसके बाद आ रहा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, फालतू पानी को किस तरह से रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। वी नो दैट प्लांट्स obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. Extra water is removed from plants body by transpiration. यहाँ पर वो कह रहे हैं हम जानते हैं कि पौधे पानी ज़मीन से हासिल करते हैं और ये इनके जिस्म में सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी बनता है। पानी की बड़ी मिकदार को पौधे अपने सेल्स में सख्ती यानी टर्जिडिटी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। टर्जिडिटी का मतलब सख्ती। फालतू पानी को पौधे के जिस्म से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। वो कह रहे हैं रात के वक्त नहीं होता ट्रांसपायरेशन क्योंकि बहुत से जो पौधे प्लांट्स हैं वो अपना
स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर्स द रूट एंड इज accumulated in xylem vessels. Some plants, such as grasses, force this water through special pores present at leaves, tips or edges. Edges मतलब किनारा, and form drops. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपायरेशन नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्ट्रोमेटा इस वक्त बंद होते हैं। अगर मिट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी जड़ों में दाखिल होता है और जाइलम नालियों में जमा हो जाता है। कुछ पौधे जैसा कि घास और इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर, टिप्स पर या एजेस पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। और फिर क्या होता है कि द अपीयरेंस of drops of water on the tips or edges of leaves is called guttation. इसको हम guttation बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है removal of other metabolic waste. यहाँ हम देख लेते हैं plant deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble material. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, for example in tomato. यहाँ पर वो कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बहुत से बेकार मादों को पौधे अपने जिस्म में गैर नुकसानदेह गैर हल पजीर मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कई पौधे मसलन टमाटर कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल की शक्ल में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं। उसके बाद आगे आ रहा है हमारे पास इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स yearly the excretory products are removed from body during leaf fall. यहाँ पर वो कह रहे हैं पत्ते गिराने वाले दरख्तों में जिस्म से फासिद मादा हर साल पत्ते गिरने के दौरान निकाले जाते हैं। Other waste material that are removed by some plants are resins, gums, latex and mucilage, carnivorous plants and ladyfinger etc. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसे बेकार मादे की कई इकसाम होती हैं, मसलन रिजन्स, गम्स और लेटेक्स और मेजोफिल। कार्निवोर्स और भिंडी तोरी से निकलता है, जो भिंडी से चिपचिपा सा मादा निकलता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं ब्लू कलर के बॉक्स में द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी products in us is a secondary function of leaf fall. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as harmless crystal in the leaves. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑस्मोस से मुराद एक ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो पानी से गुजरकर एक हाइपोटोनिक ये नहीं है, ये है पत्ते गिरने के दौरान बेकार मादों का इखराज एक सानवी अमल है। अगर पत्ते नहीं गिराए जाते तो कैल्शियम ऑक्सलेट बेज़रर कलमों यानी क्रिस्टल की शक्ल में ही पत्तों में पड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। On the basis of the available amount of water and salts, plants are divided into 3 groups. पानी और नमकियात की दस्तयाब मिकदार के लिहाज से पौधों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी हैं? हाइड्रोफेटेज में और ज़ीरोफेटीज में। हाइड्रोफेटीज क्या है? आर द प्लांट्स विच लीव
हाइड्रोफाइटीज ऐसे पौधे हैं जो मुकम्मल या जज़वी तौर पर ताज़ा पानी फ्रेश वाटर में डूबे होते हैं। हाइड्रोफाइटीज आर द प्लांट्स विच लीव कम्प्लीटली और पार्टिकली डिप्ट होते हैं फ्रेश वाटर में। ऐसे पौधों को पानी की कमी के मसले का सामना नहीं होता। इन पौधों में ऐसे तरीके इख्तियार किए होते हैं जिनसे ये अपने सेल से फालतू पानी निकाल सकते हैं। हाइड्रोफाइटीज के पत्ते चौड़े होते हैं जिनकी बलाई सतहों पर ज़्यादा तादाद में स्ट्रोमेटा पाया जाता है। ये खासियत इनको जिस्म से पानी की फालतू मिकदार निकालने में मदद देती है। ऐसे पौधों की एक आम मिसाल कमल है। कमल का जो पौधा होता है, वाटर लिली। उसके बाद जो हमें दूसरा दिया गया है वो है ज़ीरोफाइटीज। खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइटीज और ज़ीरोफाइटीज बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। ज़ीरोफाइटीज क्या होता है, ये खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे होते हैं। अंदरूनी टिश्यूज से पानी के ज़िया को रोकने के लिए इनकी एपिडर्मिस पर एक मोटी और मोम की सतह की क्यूटिकल मौजूद होती है। वैक्सी क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं, मोम की तरह की क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। ट्रांसपायरेशन की रफ्तार कम रखने की खातिर इनके पास स्ट्रोमेटा तादाद में कम होते हैं। मिट्टी से ज़्यादा पानी जज़ब करने की खातिर इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चंद ज़ीरोफाइटीज की जड़ों या तनों में मखसूस पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें वो पानी की बड़ी मिकदार को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इनसे इनकी जड़ें या तने गीले और रस भरे मतलब जूसी से हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को गूदेदार यानी सेक्युलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। कैक्टी क्या होता है, वाहिद कैक्टस होता है, ज़्यादा हो तो कैक्टाई होता है। ये पौधे इनकी आम मिसाल हैं। उसके बाद ज़ीरोफाइटेसिस हो गया। हेलोफाइटेसिस आता है हमारे पास समुद्री। हेलोफाइटेसिस जो होता है वो हमारे पास समुद्री पानी में रहने वाले पौधे होते हैं। पानी और ज़्यादा नमकियात वाले माहौल के लिए मुताबिकत रखते हैं। समंदर के पानी में नमकियात के ज़्यादा इर्तिकाज़ के तौर पर ऐसे पौधे जिसमें नमकियात दाखिल होते हैं। हेलोफाइटिसिस में ऐसे पौधे आते हैं जो समंदर में रहते हों, समंदर में पैदा होते हों। हमने पढ़ा है हाइड्रोफाइटीज में ऐसे पौधे जो कि ताज़ा पानी में रहते हों, डूबे हुए हों। ज़ीरोफाइटेसिस में हमने पढ़ा है जो बिल्कुल खुश्क में रहते हों। उसके बाद हमारे पास आया है हेलोफाइटेसिस। हेलोफाइटेसिस में भी ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में रहते हों। समंदर के पानी में नमकियात के ज़्यादा इर्तिकाज़ की वजह से ऐसे पौधों के जिस्म में नमकियात दाखिल होती हैं। दूसरी तरफ इनके सेल्स का समंदर के हाइपरटोनिक पानी में जाने का रुझान रखते हैं। जब नमकियात इनके सेल में दाखिल होते हैं तो ये पौधे क्या करते हैं, नमकियात की बड़ी मिकदार अपने अंदर, नमकियात की जो एक बड़ी सी मिकदार होती है वो अपने अंदर ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट रखते हैं। इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। नमकियात और वैक्यूल्स की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरकर बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस वजह से वैक्यूल्स का अंदरूनी मवाद यानी सैप समंदरी पानी से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं निकलता। समुद्री घास के कई पौधे इस क्रॉ की मिसाल हैं। लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़ी हैं। एक पौधों की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में 3 टाइप्स पढ़ी हैं। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स
जो पानी में होते हैं, ज़ीरोफाइट्स जो खुश्की पर होते हैं, और उसके बाद जो हेलोफाइट्स आते हैं वो भी पानी में होते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो।